तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम दिख रहा होगा परमाणु की संरचना। इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे और सबसे पहले हम लोग इसी शब्द के बारे में जानेंगे कि परमाणु क्या है। ठीक है, और चैप्टर में हम लोग को एक पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि परमाणु की जो संरचना आकार है, अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर परमाणु कैसा दिखता है या परमाणु कैसा है। तो इस चैप्टर का मेन मतलब यही पढ़ना है हम लोग कि परमाणु जो है उसका आकार कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो परमाणु शब्द है, ये परमाणु ये है क्या। परमाणु जो शब्द है ये है क्या, आखिर जो परमाणु है इसको हम लोग बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे परमाणु, और परमाणु को हम लोग इंग्लिश के वर्ड में एटम्स के नाम से जानते हैं। इस परमाणु को हम लोग इंग्लिश के शब्द में एटम के नाम से जानते हैं। और इस परमाणु का अगर हिंदी मतलब समझेंगे, इस परमाणु का हिंदी अर्थ होता है सबसे सूक्ष्मतम कण, मतलब सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण। और इसका क्या अर्थ निकलता है सबसे छोटा कण का मतलब कि अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ जैसे पेन है, पेपर है, कुछ भी चीज, अगर हम लोग उसको तोड़ते जाएं, बहुत तोड़ते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं, और अंतिम जो कण बचेगा, काटते काटते आखिरी में तो ऐसा थोड़ी कि कटते ही रहेगा या तोड़ रहे तो टूटते ही रहेगा। अंतिम में एक ऐसा क्षण आएगा कि वो कण दोबारा विभाजित नहीं होगा, दोबारा टूटेगा नहीं। तो जो अंतिम कण बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु, यानी इंग्लिश में बोलेंगे उसको अणु, मतलब अणु बोल रहे हैं एटम। हिंदी में बोलेंगे परमाणु, इंग्लिश में बोलेंगे एटम। और परमाणु का अर्थ हम फिलहाल ये समझेंगे कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। पर ये समझ में आ रहा है परमाणु। और परमाणु की अगर हम लोग बात करें, परमाणु की बात, तो अलग अलग वैज्ञानिक ने उसका आकार अलग अलग दिया, ठीक है। लेकिन फाइनली जो होता है ना कि भाई कि एक आकार तो मानेंगे हम लोग, तो फाइनली हम लोग ये मान लेते हैं कि जो परमाणु का आकार होता है वो गोलाकार होता है, ऐसा गोलाकार। परमाणु का जो आकार वो कैसा होगा, गोलाकार होगा, ऐसा गोलाकार, वृत्त वाला नहीं, गोला वाला, फुटबॉल के आकार जैसा, फुटबॉल के आकार के जैसा होगा। और इसका मानना है कि जो फुटबॉल के आकार के जैसा जो हम लोग का परमाणु होगा उसमें 3 चीज पाया जाता है इस परमाणु में। यहाँ जो बीच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र या फिर न्यूक्लियस, और जो सबसे बाहर बाहर दिखता है वहां पाया जाता है एक नाम दिया गया है सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम, यानी उप परमाणु कण का नाम। कि यहाँ जो होगा, जो साइड साइड पाया जाएगा, सरफेस पे पाया जाएगा, वो तुम्हारा होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और जो केंद्र में होगा, यहाँ बीच में पाया जाएगा, वहां 2 चीज होगा जिसका नाम होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु का भी समझो कि 3 गो छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है। परमाणु का भी 3 पार्ट है, लेकिन ये बाद में पता चला, पहले पता नहीं चला। जब ये सब का खोज होने लगा, परमाणु का खोज हुआ, परमाणु के अंदर जब खोज होना स्टार्ट हुआ, तब जाके पता चला कि परमाणु के अंदर भी 3 चीज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से 2 चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ अंदर में होता है। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे, P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन तो बीच में होता है, और E फॉर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सरफेस में पाया जाता है। तो फिलहाल हम लोग इतना मान लेंगे कि जो परमाणु का आकार होता है गोलाकार होता है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आकार इसको बताया। कुछ के आधार पे कुछ और है, तो कुछ के आधार पे कुछ और है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग की इस शब्द के बारे में अच्छे से जानकारी लेना होगा कि परमाणु क्या है। समझ में आ रही बात। परमाणु जो है हम अभी बताएं कि यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा कण है।
जो 3 उप परमाणु कणों से मिलकर बना है। 3 गो इसके अंदर कण है। पहला कण है जिसका नाम है प्रोटॉन, दूसरा कण का नाम है न्यूट्रॉन और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन। यही तीनों कणों के मिलने से क्या बनता है? परमाणु कंप्लीट होता है। मतलब सबसे पहले पूछा जाएगा परमाणु है क्या, तो हम लोग सिंपल जवाब देंगे कि परमाणु किसको बोलेंगे, तो परमाणु उसको बोलेंगे जो किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा, सबसे छोटा पार्ट जो बचा रहेगा, हिस्सा जो बचेगा, सबसे छोटा हिस्सा, उसी छोटा हिस्सा को हम लोग नाम देंगे परमाणु। इतना तो याद रहेगा कि परमाणु किसको बोलेंगे, तो किसी भी पदार्थ के सबसे छोटा अंग को या भाग को हम लोग परमाणु बोलेंगे। और परमाणु में 3 उप परमाणु पाया जाता है, 3 उप परमाणु कण पाए जाते हैं। 3 उप परमाणु कण जिसका नाम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होगा। मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 नाम आप जैसे बोलो। अब यहाँ ये बात बोला जा रहा है कि इससे पहले डाल्टन ने कहा था, डाल्टन ने क्या कहा था, जब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे कि डाल्टन के आधार पर कि जो परमाणु होता है उसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब अंतिम भाग। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि भाई परमाणु क्या है, सबसे अंतिम, सबसे छोटा इकाई है। लेकिन ये बात तो डाल्टन ने कहा था कि अविभाज्य कण है, यानी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि इसका 3 कण और भी मिला, तो यहाँ वही लिखा है जो कि उप परमाणु कणों की खोज से गलत साबित हो गया। अगर सबसे छोटा यही था तो इसके अंदर तब और कुछ नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ, इसका खोज कहाँ हुआ? परमाणु के अंदर हुआ। इसका मतलब कि परमाणु में भी और भी कण हैं। तो डाल्टन का कहना था कि परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम कण है और इसका और अविभाजन नहीं होगा, मतलब इसका और विभाजन नहीं होगा। ये परमाणु जो होता है अविभाज्य कण है, इसका और विभाजन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही खोज हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तब जाके ये बात गलत सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी परमाणु का ही तो हिस्सा है। अगर सबसे छोटा परमाणु ही था तो उसके अंदर से और कुछ नहीं मिलता, कि सबसे लास्ट वही था। तो लेकिन ये बात जो बताया गया था डाल्टन के आधार पर कि सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इसका अविभाज्य, मतलब इसका और विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कौन बताया था? डाल्टन। लेकिन जैसे ही परमाणु के कणों की खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तब ये जो स्टेटमेंट था डाल्टन का वो क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम लोग समझ में आ रहा है कि परमाणु के ही अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ बीच में केंद्रक में पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, सबसे बाहर पाया जाता है, बाहर वाले सेल में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं आखिर इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया हुआ है, कोई तो किया हुआ इलेक्ट्रॉन का खोज। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणें की सहायता से जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन किया? जे थॉमसन। हाँ, जे थॉमसन, टॉमसन लिखा है, जे थॉमसन ने की। टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। तो यहाँ हम 2 चीज अच्छे से याद रखेंगे। पहला कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जवाब देंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया। दूसरा बात कि इसकी जो खोज किया जा रहा था तो कौन सा किरणें का मदद से इसका खोज हुआ, तो बोलेंगे हम लोग कैथोड किरणें की सहायता से इसका खोज हुआ। थॉमसन ने कैथोड किरणें की मदद से ही परमाणु में कौन सी का खोज किया? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में पता लगाया। मतलब यहां से हम 2 चीज याद रखेंगे। पहला कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जवाब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज करने की मदद किससे लिया गया, मतलब किसका सहारा लिया गया है, तो बोलेंगे कैथोड किरणों की, कैथोड किरणों की मदद से इसका खोज हुआ। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि अगर ये मान लीजिए मेरा परमाणु है, ये परमाणु का आकार मान लीजिए फिलहाल, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ जो होगा बीच में यहाँ 2 चीज मिलेगा,
वो दो चीज कौन कौन बताए थे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ साइड में कौन मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, आवेश का, और प्रोटॉन जो होता है वो प्लस आवेश का होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका जो चार्ज होगा, मतलब आवेश जो होगा, आवेश, ठीक है कि भाई माइनस में होगा। देखो कितना होगा आवेश? तो माइनस में 1.6 गुना 10 का पावर 19 कूलम। ये जो सी का मतलब होता है कूलम, क्योंकि जो आवेश होता है उसका SI मात्रक कूलम होता है ना? क्या होता है? कूलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कूलम होता है, बस शॉर्ट में सी अच्छा से दर्शाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान का मतलब इसका जो द्रव्यमान होगा, भार जो होगा, भार नहीं कह सकते, द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है। भार में हम लोग बताए थे, पढ़ाए हैं, जैसे द्रव्यमान बोलेंगे, और द्रव्यमान को हम लोग केजी से मापते हैं। कौन चीज मापते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा? तो लगभग 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी होगा। तो ये दो बात और याद रखना है इस इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या क्या बात बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो बोलेंगे जे थॉमसन ने किया। किसकी मदद से किया? कैथोड किरणों की मदद से किया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो माइनस में 1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस में 31 केजी होगा। ये पहला सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने। अगर हम लोग अब दूसरा जिसका नाम प्रोटॉन है इसके बारे में जानेंगे तो ये क्या बताता है कि इसका खोज ई गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ई गोल्डस्टीन के द्वारा। आखिर इसने मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका खोज हुआ था कैथोड रे से। कौन से किरणें से? कैथोड किरणों से। और उनके मतलब ई गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों या फिर कह सकते हैं केनाल किरणों के द्वारा या प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी कि प्रोटॉन की खोज की। किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। तो सबसे पहले बात यह आएगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो बोलेंगे ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। और कौन सी की मदद से किया? तो बोलेंगे हम लोग एनोड किरणों बोले, इसी का एक नाम दिया गया है केनाल किरणें। ठीक है, इससे क्या कौन सी का खोज हुआ? प्रोटॉन का खोज हुआ। इसका देखो तीन बात। सबसे पहले प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश वही चीज होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, बस वो माइनस में होता है, कोई बस यहाँ प्लस में होता है। दोनों का चार्ज सेम होता है, दोनों का आवेश सेम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो क्या बताया? 1.673 इंटू 10 का पावर माइनस में 27 केजी। अब बताया जा रहा है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना ज्यादा होता है। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। कितना ज्यादा है? 1840 गुना ज्यादा है। तो यहाँ हम लोग कुछ कुछ बातें जाने। सबसे पहले ये कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो नाम आया ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन सा किरणों की मदद से इन्होंने खोज किया? तो जवाब आएगा एनोड किरणें, जिसको बोलते हैं केनाल किरणें। प्रोटॉन के जो तथ्य में बात करेंगे, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो बोलेंगे प्लस 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। और प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया। अगला बचा हम लोग का न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका खोज कौन किया? तो इसका नाम है साइंटिस्ट का जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक ने हल्के तत्व यानी जैसे लिथियम, बोरॉन आदि की कणों से साथ विलंबित करवाई, जिसके कारणवश एक नया कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। याद है ना, जो न्यूट्रॉन है ना, इसका जो द्रव्यमान है किसके बराबर है? प्रोटॉन के ही बराबर एकदम, तथा वे आवेश रहित थे की उत्पत्ति सिद्ध की। इन कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो यहाँ में से हम लोग दो मेन बात याद रखेंगे। वो कौन कौन सा दो बात? पहला बात कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो बोलेंगे जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने किया। और कहाँ पे किया? तो बोलेंगे हल्के तत्वों की मदद से किया। जब हल्के तत्व मतलब जैसे लिथियम, बोरॉन, इनके पर इसका इन लोगों पे इसका खोज हुआ।
और तब जाके हमको किसके बारे में पता चला, न्यूट्रॉन के बारे में। लेकिन न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित है, मतलब उसमें आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते। लेकिन देखो साफ साफ बोल दिया, इसको याद रखना है कि सभी तत्वों में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। देखो एक नाम बता दिया कि इसमें नहीं पाया जाएगा, तो बोला गया कि हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में, हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में इसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के प्रोटियम का मतलब होता है, हाइड्रोजन मतलब H, जिसकी परमाणु संख्या 1 और जिसका द्रव्यमान संख्या भी 1। तो बताओ जब एक परमाणु संख्या है और एक इसका द्रव्यमान संख्या है तो इसका न्यूट्रॉन क्या होगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं 3 समस्थानिक होता है, एक हाइड्रोजन 1, दूसरा होता है हाइड्रोजन 1 2 और तीसरा होता है हाइड्रोजन 1 3। ठीक है, सबका परमाणु संख्या जानते हैं एक ही होता है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। इस परमाणु भार 1 का मतलब यहाँ पे एक केवल है, कौन सी, प्रोटॉन, यहाँ केवल प्रोटॉन है यहाँ पे, न्यूट्रॉन इसमें नहीं। लेकिन इसमें है, इसमें तुम्हारा प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। इसमें तुम्हारा प्रोटॉन 1 है लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 2 है, क्योंकि नीचे जो दिखा रहा है वो समझो कि प्रोटॉन बोलो, इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ये जो है ना, इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, नीचे वाला को। नीचे वाला जो बताता है वो परमाणु संख्या बताता है, क्या बताता है, परमाणु संख्या। और ऊपर वाला जो बताता है वो क्या बताता है, परमाणु भार। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है, इसीलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का ही योग होता है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि कोई भी परमाणु का द्रव्यमान किससे निकलेगा, तो याद रखना कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान वो 2 जन के जोड़ने से होता है। वो 2 कौन कौन है, तो याद रखना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ने से मिलता है परमाणु द्रव्यमान। इसीलिए क्योंकि इन लोग की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एकदम बहुत कम है। तो यहाँ हम लोग 3 चीज के बारे में जान रहे, मतलब 4 चीज, परमाणु, और परमाणु के अंदर 3 चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्या है, तो बोलेंगे सबसे सूक्ष्म कण है। ठीक है, डाल्टन के आधार पे परमाणु क्या है, सबसे सूक्ष्म कण है, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में इसका टुकड़ा हो गया, मतलब इसका भाग निकल गया, तो डाल्टन का बात गलत हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे आखिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो पता चला इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज वाला, ऋणात्मक चार्ज का कोई कण है जो परमाणु में पाया जाता है। और इसकी खोज कौन किया था, जे टॉमसन ने किया था। पता है ना कौन किया था, जे टॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज कैथोड किरणों की मदद से। फिर परमाणु में दूसरा कण मिला हम लोग को, प्रोटॉन, जिसका खोज कौन किया था, ई गोल्डस्टीन ने। कौन किया था, ई गोल्डस्टीन ने किया था। और जो परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका खोज तो समझ में आ गया, कौन किया, ई गोल्डस्टीन। लेकिन किसका मदद से, तो किरण किरणें की मदद से, जिसको एनोड किरण भी कहते हैं। और तीसरा हुआ न्यूट्रॉन, जिसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और कैसे किया था, तो हल्के तत्वों की मदद से। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन में चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन में चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। परमाणु जो संख्या होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। लेकिन परमाणु जो भार होता है, द्रव्यमान बोलेंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को योग से बनता है। परमाणु मॉडल क्या है, परमाणु मॉडल। और परमाणु मॉडल का मतलब होता है, मॉडल का मतलब होता है स्वरूप, है ना। जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में भी मॉडल बनाते हैं, समझ रहे हो। मॉडल का मतलब था आकार, किसी चीज का आकार बना के ले जाना। तो ऐसे बहुत अलग अलग वैज्ञानिक ने परमाणु के आकार को देना चाहा, तो सबके आधार पर परमाणु का जो आकार है वो कुछ अलग अलग है। तो हम लोग वही बात जानेंगे कौन किस तरह से परमाणु के आकार के बारे में बताने का कोशिश किए हैं। तो उप परमाणु कणों, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं भाई 3 गो उप परमाणु कण है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या है, उप परमाणु कण है। और ये उप परमाणु कण कहां से निकलते हैं, परमाणुओं से। क्योंकि जानते हैं परमाणु में 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, की खोज के उपरांत परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए हैं। उनमें से परमाणु के देखो 3 मेन मॉडल है जो हम लोग को क्लास
नाइन्थ के आधार पे पढ़ना है। जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, आखिर थॉमसन ने परमाणु का आकार किस तरह से बताया। दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा बोर का परमाणु मॉडल। यही 3 परमाणु मॉडल को हम लोग कक्षा 9 में पढ़ना है। लेकिन आगे देखो कहा जा रहा है कि इन दिनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल के बारे में भी चर्चा चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। लेकिन ये चीज हम लोग को वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया है और इसी मॉडल को स्वीकृति भी दी गई है। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इन सब मॉडलों में कुछ ना कुछ कमियां देखा गया। तो अभी जो फिलहाल है क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल, इसको भी सही मानकर ही पढ़ाया जा रहा है। आगे इसी को सही मानकर आगे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसको हम लोग कहाँ पढ़ना है? उच्च कक्षाओं में पढ़ना। मतलब कक्षा 9 के अंदर हम लोग 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे। थॉमसन के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल और नील्स बोर के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल। यही 3 परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला वाला का क्या नाम है? थॉमसन परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसका कहना है, देखो थॉमसन के आधार पर कह रहे हैं, थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को काटा तरबूज मॉडल भी कहते हैं। मतलब परमाणु का एक मॉडल दिया। कौन? थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल दिया और उस मॉडल को काटा तरबूज मॉडल नाम दिया गया, क्योंकि इसका मॉडल एकदम वैसा ही था जैसे कटा हुआ तरबूज दिखता है। मतलब थॉमसन के आधार पर परमाणु का कहना है कि परमाणु दिखता कैसा है? तो कटा हुआ तरबूज के तरह। अगर हम तरबूज को काट देंगे तो जैसा दिखेगा वैसे ही अंदर से परमाणु दिखता है, ऐसा थॉमसन का कहना है। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल कहते हैं। थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में जो धन आवेश है, धन आवेश तरबूज के खाने वाला लाल भाग की तरह दिख रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोलों में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। देखो अब इसका मतलब समझाते हैं। जैसे मान लो ये कटा हुआ तरबूज है, ऊपर से देखने तो तरबूज ऐसे ही दिखे कटा हुआ। तो तरबूज के क्या क्या दिखता है? तरबूज में 2 चीज दिखता है। एक तो लाल वाला हिस्सा दिखता है तरबूज में, और जगह जगह पे दिखता है दाना वाला। दाना दिखा है? दाना बीज। तो थॉमसन के आधार पर यह कहना है कि तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है, तरबूज का लाल वाला हिस्सा वो है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन है। कहने का मतलब वो प्रोटॉन तो नहीं बोला, वो कह दिया कि वही वाला धन आवेश है। कौन है? धन आवेश। तो हम लोग पिछला में ये पढ़े थे कि धन आवेश का मतलब कौन है? प्रोटॉन है। तो ये धन आवेश किसको बोला? तो कहता है ये धन आवेश लाल वाला भाग को बोला। किसको बोला? लाल वाला भाग को क्या नाम दे दिया? धन आवेश। मतलब यहाँ वाला देखो, ये सब जो जगह दिख रहा होगा, ये सब जगह वो क्या है? तो धन आवेश है। धन आवेश है। क्या है? धन आवेश। और जो बीज है यही धन आवेश के बीच बीच में, मतलब यही लाल वाला हिस्सों के बीच बीच में है। कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ धंसा हुआ है? तो लाल वाला हिस्सा में जहां तहां धंसा हुआ है। तो जो दाना होगा यानी कि जो बीज होगा उसको ये कह दिया इलेक्ट्रॉन, और जो लाल वाला हिस्सा है उसको कह दिया वो प्रोटॉन। हम लोग इतना तो जानते हैं कि जो धन आवेश का मतलब होता है, धन आवेश मतलब पॉजिटिव, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं धन आवेश। और याद रखना धन आवेश किसमें पाया जाता है? तो याद रखना धन आवेश प्रोटॉन में पाया जाता है। किसमें? प्रोटॉन में। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो लाल वाला हिस्सा है, लाल वाला भाग, वो क्या है? प्रोटॉन है। और माइनस वाला जिसको हम लोग ऋण आवेश बोलते हैं, कौन सा आवेश? ऋण आवेश। और हम लोग जानते हैं कि ऋण आवेश किसके लिए नाम दिया जाता है? ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के लिए नाम दिया जाता है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो कहता है लाल वाला हिस्सा में ही धंसा है। लाल वाला हिस्सा मतलब लाल वाला भाग में ही धंसा हुआ है।
समझ पा रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं? तो लाल वाला हिस्सा में कौन धंसा है? ऋण आवेश। ऋण आवेश किसका नाम है? इलेक्ट्रॉन का। धन आवेश किसका नाम है? प्रोटॉन का। और ये किसको बोला गया प्रोटॉन? लाल वाला भाग को। समझ में आ रहा है? ये कौन बताया ऐसा बात? टॉमसन ने दो बात बताया। पहला बात ये बोला कि तरबूज का, अगर तरबूज को जो पूरा गोल होता है उसको हम काट दें तो काटने के बाद जो दिखेगा एकदम वैसा ही दिखता है परमाणु का आकार। समझ रहे हो ना? हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं? परमाणु का मॉडल। मॉडल मतलब अलग अलग तरह के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया आकार। तो इसके आधार पर परमाणु जो दिखता है काटा हुआ तरबूज की तरह दिखता है। और जिसमें से लाल वाला हिस्सा लिखा हुआ है ना, देखो टॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में जो धन आवेश है तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो कि अपने आप में कैसा आवेश का होता है? ऋण आवेश का। लेकिन कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धनावेशित गोले, मतलब कि लाल वाला हिस्सा। धनावेशित गोले मतलब क्या हुआ? लाल वाला हिस्सा। तरबूज के लाल वाला हिस्सा में बीज की भांति क्या है? धंसा हुआ है। धंसा हुआ है मतलब धंसे हुए है, मतलब जगह जगह पे वो पाया जाता है बीज। ऐसा थोड़ी कि तरबूज के सभी जगह पाया जाता है, नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पे पाया जाता है। जैसे केक में, केक देखिए ना, केक में रेड रेड वाला मेवा जो होता है कहीं कहीं पाया जाता है। एकदम वैसे ही तरबूज के बीज जो होता है, दाना जो होता है, वो कहीं कहीं पाया जाता है तरबूज के लाल वाला हिस्सा में। हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना पर कुछ वैज्ञानिकों का यह मॉडल नहीं समझ आया, इसीलिए इसे नकार दिया गया। यह कहना चाह रहा है कि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की पर कुछ वैज्ञानिकों का यह मॉडल नहीं समझ आया, इसीलिए इसे नकार दिया गया। कहने का मतलब कि इस मॉडल पर परमाणु के आवेश रहित लक्षण, मतलब आवेश के ऊपर, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जो आवेश है इसके ऊपर जो बात बताया कि धन आवेश ये है, ऋण आवेश ये है, तो कुछ वैज्ञानिक को ये चीजें नहीं समझ आया। वो लोग के आधार पर इसको क्या कर दिया गया? गलत साबित कर दिया गया कि ऐसा परमाणु नहीं है। अब जब इसको गलत कर दिया गया तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इससे बेस तो कोई आया हम लोग बताने के लिए। तो अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो इसी के बारे में पढ़ना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जब वो वाला नकार दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, जब वो गलत सिद्ध हो गया कि नहीं सही नहीं है, ऐसा नहीं कुछ होता है जैसा तू बता रहा है, तो वो गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। अभी भी क्या किया? परमाणु मॉडल के बारे में बताना शुरू किया। ई क्या किया तो कहा देता है, देखो ई जो गोल गोल दिख रहा है ये समझो कि पन्नी है। पन्नी का मतलब बहुत पतला परत, किसका? सोना का। किसका? सोना का। तो यह पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या दिया, फिर इस फोटो के बारे में जिक्र करेंगे। रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग में तेज से चल रहे अल्फा मतलब हीलियम नाभिक के कण को सोने की पन्नी से टकराई गई। कहता रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम ज्यादातर अल्फा कण, मतलब जो हम अल्फा का नाम दिया जा रहा है हीलियम के कण को, हीलियम के नाभिक का कण को, तो ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने के पन्नी से सीधे निकल गया। कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़ गया और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अब इस फोटो की तरफ देखो, ये जो गोल गोल दिख रहा है पूरा कौन चीज? सोना का पन्नी है। पन्नी मतलब समझ लो बहुत पतला परत। अब इस पतला परत में अल्फा के कण गुजारा गया, जैसे कैसे लाइट गुजारते हैं वैसे ही समझो कि अल्फा कण गुजारा गया। और जब अल्फा कण गुजारा गया तो देखो क्या क्या दिख रहा होगा, देखो ये सीधे निकल गया ना, देखो ये वाला देखो सीधे निकल गया, देखो ये भी देखो सीधे निकल गया, ये भी देखो पूरा सीधे निकल गया। देखो ये देखो थोड़ा सा गया और यहाँ जो बीच में टकरा के ऐसे भाग गया, ये भी सीधे निकल गया, ये भी सीधे निकल गया। ये जब पूरा बीचों बीच टकराया तो वापस से बीचों बीच से वापस आ गया, मतलब जितना हो गया उतने में वापस आ गया। ये देखो यहाँ टकरा के उधर भाग गया, ये भी सीधे निकल गया। यहाँ पे देखो टकराया, थोड़ा सा हल्का सा एंगल बना के बाहर निकला, ये बहुत ज्यादा एंगल से भाग गया, ये भी सीधे निकल गया।
तो इस डायग्राम को और इस एक्सपेरिमेंट से क्या बताया गया कि ज्यादातर अल्फा कण, देख लो ज्यादातर अल्फा कण क्या हुआ, बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गया। नहीं दिख रहा है इधर, देखो इधर दिख रहा है 1 2 3 4 इधर, तो यहाँ इतने सा कण नहीं गुजारा गया था। क्या बोला, टोटल 12,000 कण गुजारा गया था। कितना, मतलब 12,000 समझो रेज पास कराया गया। रेज मतलब किरणें, किसमें पास कराया गया, सोना के पन्नी में पास कराया गया। तब जाके देखा, ऑब्जर्व किया कौन, रदरफोर्ड, कि ज्यादातर से ज्यादा कण तो बाहर निकल गया इसे बिना मुड़े हुए। इसका मतलब कि अंदर खाली है। हम लोग यही सोचेंगे अंदर खाली है इसलिए दूसरे बाहर निकल गया, अंदर भर रहता टकरा के वापस आता। कहता है कुछ अल्फा कण निम्न कणों से मुड़ा। देखो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा एंगल से मुड़ा, तो कहाँ टकराने से मुड़ा है, देखो बीच से टकराया तब थोड़ा थोड़ा मुड़ा है। अब पूरा 12,000 कण में से एक कण ऐसा जो वापस आ गया, दिख रहा होगा, देखो वापस आ गया, गया भी और वापस भी आ गया। समझ पा रहे हो। सबसे पहला रदरफोर्ड कौन सा किरणें का प्रयोग किया है, तो बोलेंगे अल्फा कण का। अल्फा कण किससे बना है, तो हीलियम के नाभिक से, केंद्रक से, किससे, नाभिक से। कणों को किसने पास कराया, सोने की पन्नी में। देखो ये सब बात को एकदम ध्यान से सुनना समझना है। सबसे पहले ये कि अल्फा क्या है, अल्फा किरण क्या है, अल्फा कण क्या है, तो तुमको समझना है कि हीलियम के नाभिक के कण को ही हम लोग अल्फा कण कहते हैं। फिर बताया कि सोने की पन्नी से उसको क्या कराया गया, टकराया गया, पास कराया गया। तो जब पास कराया गया तो ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गया। और कहता है कि कुछ अल्फा कण निम्न एंगल मतलब छोटा एंगल बनाकर बाहर निकल गया या मुड़ गया। कुछ अल्फा कण छोटा एंगल बनाकर मुड़ गया। लेकिन 12,000 में से मात्र एक कण, 12,000 में से मात्र एक कण जो है वो वापस आ गया। पहले ये तीनों पॉइंट समझ में आया। ये तो समझ में आ रहा है कि जो अल्फा कण है वो क्या है, हीलियम। अब हीलियम क्या है हम लोग जानते हैं भाई, पर तत्व है, क्या है, तत्व है, दूसरा नंबर का तत्व है पीरियोडिक टेबल का। तो उसके जो नाभिक का, उसके नाभिक का जो है उसके कण को प्रयोग किया गया है रेज के तौर पे, मतलब किरणें के तौर पर, और उसको पास कराया गया कहाँ पे, सोने के पन्नी में। और जब पन्नी में पास हुआ तो बहुत सारा रेज ऐसे सीधे पास हो गया। तो इसका वो क्या किया और अपना अवलोकन करके बताया। क्या बताया, जिसे हम लोग यहाँ देख के क्या बता सकते हैं, भाई खाली होगा तभी बाहर निकल गया, भरा रहता तो टकरा के वापस आता। तो कहता है रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर देखो क्या क्या निष्कर्ष निकला। तो अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। सबसे पहला, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है, खाली है। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से क्या कर गया, बाहर निकल गया। दूसरा कहता है परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, नाभिक कहते हैं, क्योंकि मालूम है इसी से टकरा के तो एगो वापस आया था पूरा। तो क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आया था। कौन सा कण, हाँ एक अल्फा कण, यहाँ अल्फा होगा, एक अल्फा। अल्फा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस तरह से, ऐसे अल्फा कण। हाँ तो एक अल्फा कण वापस आ गया, क्योंकि ज्यादातर कण सोने के पन्नी से सीधे क्या कर गया था, निकल गया था, और कुछ ही कण में झुकाव देखा गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग के बहुत छोटे से हिस्से में पाया जाता है। मतलब समझो कि अगर परमाणु का इतना बड़ा है, इतना बड़ा परमाणु है, तो इसके पूरा भाग खाली है, केवल इतने सा हिस्सा केवल क्या है, भरा है। मतलब समझो एगो बहुत बड़ा फुटबॉल ले लो और उसके बीचे बीच सेंटर में छोटा सा टेनिस बॉल ले लो, उसके आकार के जैसा अंतर है। मतलब परमाणु बहुत बड़ा तो उसका नाभिक जो बहुत छोटा है। तभी तो जब रेज यहाँ से पास हुआ होगा, इस जगह से जब रेज ऐसा पास हुआ होगा तो बाहर निकल गया, क्योंकि ये खाली था। यहाँ से पास हुआ बाहर निकल गया, यहाँ से पास हुआ बाहर निकल गया, यहाँ से पास हुआ बाहर निकल गया। जैसे थोड़ा यहाँ से टकराया, ऐसे यहाँ पे टकराया तो उधर भाग गया। समझ पा रहे हो, जैसे थोड़ा सा
ऐसे यहाँ ऐसे टकराया यहाँ से, तो यहाँ फिर ऐसे बाहर चला गया। जो सीधे पूरा यहाँ सेंटर में टकराया वही वापस फिर आ गया ऐसे, और जो फिर यहाँ टकराया होगा थोड़ा इस तरह से फिर ऐसे भाग गया। फिर यहाँ वाला जो सीधे से निकल गया, यहाँ वाला सीधे से निकल गया, यहाँ वाला सीधे से निकल गया, यहाँ वाला निकल गया, यहाँ वाला निकल गया। समझ पा रहे हो? मतलब खाली था तभी तो सब रेज बाहर निकल गया। केवल देखो यहाँ से जो जो टकरा रहा था, जो पूरा पूरी टकराया इससे, जो पूरा पूरी से टकराया, केवल वही देखो वापस आया। जो तनी मनी धार कोना में टकरा रहा था वो देखो निकल गया, टकरा गया, तिरछा टकरा के निकल गया। समझ पा रहे? तो इसके निष्कर्ष से तो ये पता चला, पहला बात कि परमाणु के अधिकतर भाग खाली है। क्या है? खाली है। केवल छोटा सा हिस्सा में जो कि पूरा बीचों बीच धन आवेशित, कौन है? धन आवेश। ये बात तो याद रखना कि जो बीचे पूरा पूरी है वो क्या है, तो आपका धन आवेश है, जिसका नाम क्या दिया गया? नाभिक। तो लिखा धन आवेशित गोला है जिसका नाम है नाभिक। मतलब बीच में एक गोला है और वो गोला का ही नाम क्या दिया गया है? नाभिक। नाभिक दिया गया, ठीक है। और नाभिक कैसा होगा? धन आवेशित। नाभिक कैसा होगा? तो याद रखना, धन आवेशित। और हम ये बात पहले ही बताए थे कि धन आवेशित क्यों होता है, क्योंकि नाभिक में दो चीज पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। खुद सोचो, हम बोलेंगे प्लस में 5 है और ये मान लो 0 है, तो हमको तो प्लस में 5 ना मिलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, तो नाभिक का जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। और इसी गोला का नाम क्या दे दिया गया है? नाभिक दिया गया है। चलो आगे बात समझते हैं। यहाँ ये बताया गया था कि ज्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गया और कुछ ही कण झुकाव देखा गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग के बहुत छोटे से भाग में मौजूद है। कौन बहुत से छोटे से भाग में मौजूद है? बहुत ही छोटे से भाग में मौजूद है। बहुत ही छोटे से भाग में मौजूद है। कौन? याद रखना, नाभिक। नाभिक बहुत से छोटे से भाग में मौजूद है। नाभिक का आयतन की बात करेंगे तो 10⁻⁻5 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होगा। मतलब परमाणु का जितना आकार होगा उसका 1 लाख हिस्सा छोटा होगा। समझ रहे हो? अगर परमाणु अगर 1 लाख हिस्सा में है तो मतलब इसका अगर पूरा इतना बड़ा मान ले रहे हैं, इसका अगर इस परमाणु को हम 1 लाख हिस्सा में काट दें, परमाणु को 1 लाख हिस्सा में टुकड़ा टुकड़ा बांट दें, तो जो एक टुकड़ा बन के आएगा उतना ही आकार का नाभिक होगा। समझ पा रहे हो? मतलब मान लो अगर इस तरबूज को हम लोग काटते हैं छोटा छोटा पीस में, तरबूज को ले ले, उसको छोटा छोटा पीस में काट दें और उसको 1 लाख टुकड़ा में काट दें, तो उसका जो एक टुकड़ा होगा ना उसके बराबर इसका नाभिक होगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में ही होता है। अब ध्यान देना क्या बोलने जा रहा है। जैसे कि इसका जैसे परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है। इसका जो पूरा द्रव्यमान होगा वो कहाँ होगा? कहता है इसका पूरा द्रव्यमान यहाँ होगा। कहाँ पे? इसको लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। मतलब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। कोई पूछेगा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, तो बोलेंगे नाभिक में होता है। नाभिक में क्या होता है, तो बोलेंगे संपूर्ण द्रव्यमान। संपूर्ण द्रव्यमान है ना। तो नाभिक में क्या पाया जाता है? संपूर्ण द्रव्यमान पाया जाता है। किसका? कोई भी परमाणु का। समझ में आ रहा है? कोई भी परमाणु हो, चाहे वो हाइड्रोजन के परमाणु हो, हीलियम के परमाणु हो, हम लोग टोटल बहुत सारे परमाणु के नाम जानते हैं, तत्वों के नाम जानते हैं ना। टोटल पीरियोडिक टेबल में हम लोग को 122 गो तत्वों की खोज हो चुका है। अब समझो कि 122 गो प्रकार के परमाणु हैं और हर परमाणु के द्रव्यमान कहाँ पता चलता है? उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। क्योंकि हम लोग क्या पता चला, तो खाली है, तो जो भी वजन है, जो भी द्रव्यमान है, कहाँ मिलेगा?
नाभिक में मिलेगा। इसीलिए जब हम लोग किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो यहाँ पर मौजूद कणों को जोड़ते हैं। यहाँ पे मौजूद कण जैसे कि जो हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ते हैं, तब जाके हमको परमाणु के पूरे परमाणु का द्रव्यमान पता चलता है। क्योंकि पूरे परमाणु का द्रव्यमान कहाँ है, यही तो है, नाभिक में। इसीलिए हम लोग नाभिक में मौजूद कणों की द्रव्यमान को जोड़ देते हैं। तो नाभिक में मौजूद जो कण है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनके द्रव्यमान को जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि पूरा परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या बताया कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। संपूर्ण मतलब पूरे द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में। किसका, तो कोई भी परमाणु का, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। इस बात को याद रखना है। और नाभिक का आयतन 10⁻⁻5 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। मतलब जितना यहाँ हिस्सा होगा अंदर का जगह परमाणु का, उसका 10⁻⁻5वां हिस्सा में केवल पाया जाएगा कौन, नाभिक। कौन पाया जाएगा, नाभिक। क्योंकि हम बात किसका कर रहे हैं, नाभिक की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या क्या बताएं। रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर ये निष्कर्ष निकला, पहला कि परमाणु के अधिकतर भाग खाली है। दूसरा, परमाणु के बीच में एक धन आवेशित गोला होता है जिसको नाभिक कहते हैं। तीसरा, नाभिक जो होता है पूरे परमाणु के बहुत से छोटे हिस्सों में पाया जाता है। चौथा, नाभिक जो होता है परमाणु के आयतन का 10⁻⁻5 गुना होता है। और छठा, पूरे नाभिक का मतलब पूरे परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। यहाँ हमको टोटल 6 पॉइंट समझ में आया। कितना पॉइंट, 6 चीजों को याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 चीजों को याद रखना है। और ये 6 चीज क्या है, तो रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष, मतलब अपना निष्कर्ष निकाला। जब प्रयोग किया, जब ये वाला प्रयोग किया तब जाके उसको निष्कर्ष मिला। क्योंकि जब प्रयोग के समय देखा तो क्या देखा कि बिना मुड़े कुछ अल्फा कण आ रहा है, पार हो जा रहा है। कुछ लोग कनिकुना एंगल बना के जा रहा है। कुछ लोग एक पूरे 12,000 में से वैसा भी निकला, जब तो टकराया और वापस से पूरे बाहर आ गया। तो इस तरह से हम लोग ने इसको जाना। अगला बताए रदरफोर्ड के प्रयोग की विशेषता। आखिर जब ये अभी जो हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े, निष्कर्ष, तो निष्कर्ष से ही जुड़ा हुआ बात को यहाँ लिखा हुआ है कि आप फाइनल उसका मॉडल में प्रस्तुत कर दिया। नहीं, अब हमको निष्कर्ष तो हम निकाले लेकिन वो सब चीजें ही सही है। ध्यान देना क्या क्या चीजें। सबसे पहला, अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित विशेषता है। तो पहला विशेषता ये निकला कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। ये तो निष्कर्ष में बताया था ना, वही चीज को बता रहा है विशेषता में भी कि जो हम लोग वहां से वो रदरफोर्ड को जो वहां से निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष नहीं, एक्सपेरिमेंट फाइनल हुआ। मतलब जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो एक्सपेरिमेंट फाइनली पूरा सिद्ध हुआ कि वाकई में परमाणु के केंद्र में कोई धन आवेशित कण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में होता है। ये सब तो बात अभी बताए थे कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, कहता है कि वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है। मतलब ऐसे, अगर ये मान लो मेरा परमाणु है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके कक्ष में क्या करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगाते रहेगा। क्योंकि मालूम होगा बीच में कौन है, यहाँ बीच में नाभिक है। तो नाभिक है, तो नाभिक में तो लोग जानते हैं 2 चीज होता है। कौन सी होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दोनों मिलकर नाभिक बनाया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, साइड घूमता रहता है। तो वह बोला वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, तो बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन को। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम है। यही बात तो बता रहे, कितना कम है, 10⁻⁻5 गुना। तो ये पॉइंट को विशेषता बताते हुए पहला पॉइंट ये बताया, जिसमें बताया गया कि नाभिक जो होता है धनावेशित कण होता है। दूसरा कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वलयाकार मार्ग, मतलब सर्कुलर मार्ग कह सकते हैं, सर्कुलर पाथ कह सकते हैं, उसमें घूमता है। और चौथा
कहेंगे नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, आखिर में ये भी पूरा सही नहीं रहा, फिर इसमें भी कुछ कमी निकाला गया। इसके बाद फिर दूसरा साइंटिस्ट, ये दूसरा नंबर का साइंटिस्ट, फिर तीसरा साइंटिस्ट आया। इसीलिए हम लोग सबसे शुरू में ही यहाँ पे बात कर रहे थे कि देखो टोटल हम लोग को 3 परमाणु मॉडल पढ़ना है। पहला थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसमें कुछ गलतियां था जिसको हटा के दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसमें भी कुछ गलतियां उसको सुधारते हुए तीसरा मॉडल आएगा जिसका नाम होगा नील्स बोर। लेकिन पहले ये जानना होगा आखिर इसका क्या क्या गलतियां रहा, ठीक है। तो ध्यान देना, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। कौन बोला था ऐसा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के आधार पर ये पता चला, रदरफोर्ड के आधार पर ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नाभिक के चारों ओर कौन सा मार्ग में घूमते हैं? तो वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। इसका कहने का मतलब ये था कि अगर ये परमाणु है, ठीक है, और इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मान लो यहाँ ऐसे घूम रहा है, कहता घूमते 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 जब इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वो कहता है कि यहाँ आ जाएगा। मतलब घूमते 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 इस तरह घूमते 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 कहाँ चला जाएगा? नाभिक में आ जाएगा। ऐसा कह दिया को रदरफोर्ड। यही इसका सबसे बड़ा गलती रहा कि वाकई में क्या ऐसा होता है? तो बाद के साइंटिस्टों ने पता किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 जब एनर्जी खत्म हो जाता है तो वो नाभिक में चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गलती रहा। दूसरा, यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाया। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझा नहीं पाया। यही उसका गलती था कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और घूमते घूमते इस वलयाकार पाथ पर घूमते घूमते कहाँ चले जाते हैं? नाभिक में चले जाते हैं। यही सबसे बड़ा क्या था? रदरफोर्ड की गलती था। हम आप लोग को एक बात बताते हैं, ध्यान से समझना, कि जो परमाणु का सबसे बड़ा गुण होता है वो ये गुण होता है, अगर कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु है, तो याद रखना कि जितना इसमें इस परमाणु में जितना धन आवेश होता है, याद रखना उतना ही ऋण आवेश होता है। और ये जो पूरा परमाणु होता है, परमाणु, अगर हम परमाणु की पूरा बात करेंगे तो परमाणु पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब होता है कोई आवेश ना होता है, मतलब इसमें परमाणु में कोई आवेश नहीं होता। जब यहाँ से कोई निकल जाएगा या कोई आ जाएगा तब ये परमाणु आवेशित होता है। ऐसे अगर जनरली देखा जाए तो कोई भी परमाणु में, मतलब परमाणु में कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि जितना यहाँ पे धन आवेश होता है उतना ही तो ऋण आवेश होता है। अब सोचो, जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश, एक दूसरे को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव समाप्त हो जाएगा। हम बोलेंगे +5 और -5 क्या होगा? 0। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि यहाँ पे जो धन आवेश की संख्या होता है वो ऋण आवेश की संख्या के बराबर होता है। कोई भी परमाणु में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब आवेश रहित, मतलब कोई आवेश नहीं पाया जाएगा। ये समझ में आया? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आज हम लोग 2 परमाणु मॉडल पढ़े। किसका? थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल में बताया गया कि परमाणु कटा हुआ तरबूज की तरह दिखता है और उसका जो लाल हिस्सा होता है वो धन आवेशित है, ठीक है, और जो दाना है यानी बीज है जो धन आवेशित में धंसा हुआ है वो आपका ऋण आवेशित होता है, लेकिन जो धन आवेशित में धंसा हुआ है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा कौन बताया? थॉमसन। फिर रदरफोर्ड, जब इसका परमाणु मॉडल सही साबित नहीं हुआ, गलत हो गया, नकार दिया गया, तो फिर रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपना प्रयोग किया। रदरफोर्ड अपना प्रयोग सोने की पन्नी में किया।
कहाँ किया? सोने की पन्नी में। उसमें लगभग 12,000 अल्फा के कण गुजारे हैं। और उन 12,000 अल्फा के कणों में ये देखा गया कि बहुत सारे अल्फा कण तो परमाणु के बिना, परमाणु में खाली जगह में जो था वो वहां से निकल गया, मतलब निकल गया, बाद में पता चला खाली जगह है, और कुछ हिस्सा से टकरा के वापस आ गया कुछ एंगल में, तो पता चला कि नाभिक के बीचों बीच भी कुछ है, और जो है वो धन आवेशित है, जिसका नाम दिया गया नाभिक। क्या दिया गया? नाभिक। और नाभिक कैसा था? धन आवेशित था। अल्फा के कण कहने का मतलब हो गया हीलियम के नाभिक वाला कण। उससे तैयार किया गया था किरणें, और उसी किरणें का प्रयोग किया गया था सोने के पन्नी में लाइट को पास करा के, किरणों को पास कराया गया। और जब पास कराया तब जाके समझो कि नाभिक का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? नाभिक का। नाभिक का खोज यहीं से तो पता चलता है कि वाकई में परमाणु के बीचों बीच कुछ है, जहां से किरणें टकराया और वापस चला गया। कुछ तो खाली जगह में से पास हुआ, इसीलिए नहीं टकराया, है ना। तो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के परिणाम से पता चलता है कि परमाणु के बीच में क्या है? धन आवेशित कण है, जिसका नाम क्या है? नाभिक है। ठीक है, चलो।